इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। चौमू हिंसा के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चौमू हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चौमू में पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर जयपुर के चौमू से आपको बता रहे हैं, जहां पर चौमू हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के चौमू में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। 25 दिसंबर को पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी और अब अवैध अतिक्रमण मामले में ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है और ये बड़ी कार्रवाई जयपुर के चौमू में देखने को मिली है, जहां पर 25 दिसंबर को पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। उसके बाद अब नोटिस जारी करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की गई है और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो यूपी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नई साल के पहले दिन यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस सुधा वर्मा को सचिव राजस्व विभाग का बनाया गया है। वहीं आईएएस सुधा वर्मा को राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया है। प्रशांत कुमार को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस संदीप कौर को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। यहाँ पर 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले देखने को मिले हैं। नए साल के पहले दिन तबादलों का फेरबदल ये देखने को मिला है। आईएएस भवानी सिंह खंगारोत को वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नई साल के पहले दिन अधिकारियों के तबादले देखने को मिले, जहां पर कई अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं नई साल के पहले दिन, ये देखने को मिला है। जी पुष्पेंद्र, देखिए पहले ही दिन जो तबादले हैं वो सामने आए हैं। इसमें रेणु तिवारी जो है वो सचिव रही हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति की। अब उन्हें विशेष सचिव बनाया गया है महिला कल्याण विभाग का। साथ ही राजेंद्र सिंह जो है वो विशेष सचिव रहे हैं समाज कल्याण विभाग में। उनको जो है वर्तमान पद के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पद का जो अतिरिक्त प्रभार है वो भी दे दिया गया। तो देखिए तमाम बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जिनको या तो एडिशनल चार्जेस अब दिए गए हैं या फिर उनके चार्जेस से हटा के दूसरी जगह उनको ट्रांसफर जो है पूरी तरीके से कर दिया गया है। और पहली तारीख को जब ये ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल देखिए निकल के आता है। संख्या जो है इन आईएएस अधिकारियों की बेहद ज्यादा है। एक साथ यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले होना ये बड़ी चीज है। तो बड़ा मामला है जो इधर से उधर शिफ्ट हुआ है। तमाम नए विभाग भी अटैच हुए हैं और साथ साथ देखिए कि कुछ एडिशनल जो विभाग है वो भी मिले हैं। कुछ जो अधिकारी हैं उनको खासतौर पे अगर मैं रविंद्र सिंह की बात करूं, देखिए विशेष सचिव के तौर पे समाज कल्याण विभाग में अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे थे, लेकिन अब अतिरिक्त जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग के पद पे अतिरिक्त प्रभार भी देखिए उनको मिल गया है। तो ऐसे कई सारे अधिकारी हैं जिनको, इनमें से डॉक्टर वंदना सिंह का भी देखिए नाम, माफ कीजिएगा वंदना वर्मा का भी नाम शामिल है। निदेशक रही है पिछड़े वर्ग कल्याण की, अब उनको भी एडिशनल चार्ज महिला कल्याण निगम में मिल गया है। तो कई ट्रांसफर के साथ साथ नई जिम्मेदारियां मिली हैं। अब देखना ये होगा कि इन जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो ये अधिकारी कैसे करते हैं, ये एक बड़ा सवाल जो है रहेगा। ठीक अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और कोहरे से आम जन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहाड़ों से मैदान तक कपकपाती ठंड का कहर लगातार जारी है और आम जनजीवन पर भी काफ़ी ज़्यादा
प्रभाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट देखने को मिला। तो पहाड़ों से मैदान तक कपकपाती ठंड देखने को मिली है और घने कोहरे से भी आम जन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुरादाबाद रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नया वर्किंग टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। इसके तहत रुड़की देवबंद के बीच करीब 30 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन शुरू हुई है, जिसमें बनेड़ा खास और झबरेड़ा 2 नए स्टेशन बनाए गए हैं। इस बदलाव में 18 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और 6 का विस्तार किया गया है। देहरादून कोटा एक्सप्रेस अब नए रूट से चलेगी, जिससे समय की बचत होगी। इसके अतिरिक्त इज्जतनगर मंडल की 40 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए आधिकारिक ऐप या वेबसाइट का समय जांचने की अपील की है। मुरादाबाद रेल मंडल में नया टाइम टेबल लागू किया गया है। पहली जनवरी 2026 से नई समय सारणी लागू कर दी गई है। गत वर्ष में एक नया ब्लॉक सेक्शन हम लोग यहाँ चालू हुआ था रुड़की से देवबंद के बीच में, जिसमें 2 नए स्टेशन बनेड़ा खास और झबरेड़ा, इन दोनों की कमीशनिंग हुई है और अभी वर्तमान में वहाँ पे 1 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। उसी के साथ साथ 18 नई गाड़ियाँ हैं जो मंडल को मिली हैं और जो प्रमुख स्टेशन हैं जिसमें मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार, देहरादून जो हमारे स्टेशन हैं उनको इन ट्रेनों का स्टॉपेजेस मिला है। उसके अलावा 6 गाड़ियां हैं जिनका एक्सटेंशन किया गया है उनके डेस्टिनेशन पॉइंट से और तकरीबन 18 गाड़ियां ऐसे हैं जिनके स्टॉपेज जो हैं इंक्रीज किए गए हैं। ऐसा हम लोग इसलिए भी कर पाए हैं क्योंकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पे ध्यान दिया जा रहा था और लास्ट ईयर ही जो 2 हमारे सेक्शन हैं मुरादाबाद से लेकर चंदौसी और मुरादाबाद से लेकर बरेली सेक्शन, इसमें जो स्पीड रेजिंग का काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है 100 kmph से 110 kmph, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गाड़ी चलाने की सुविधा और जो अतिरिक्त स्टॉपेज हम लोग दे पा रहे हैं उसकी सुविधा हमें मिली है। मेरा एक सभी यात्रियों से यही निवेदन है कि जितनी भी ट्रेनें हैं उनकी समय सारणी रेलवे की जो अधिकृत ऐप है, रेल1 ऐप है, NTS उसी का हिस्सा है, उसी में उपलब्ध है। तो अपनी जर्नी करते समय जो नए समय सारणी है उसके हिसाब से अपनी जर्नी ज़रूर प्लान करें। जालौन जनपद के कालपी कोतवाली क्षेत्र में एक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस की पूर्व विधायक उमाकांति सरसेला के बेटे अजय सिंह और एक सभासद सहित कई लोगों ने शराब के नशे में दिव्यांग युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस संबंध में पीड़ित की पत्नी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राम चबूतरा की बताई जा रही है। नए साल के अवसर पर मुरादाबाद नगर निगम ने देशभक्ति और शहीदों के सम्मान से जुड़ी एक प्रेरणादायी पहल करते हुए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतपाल पर बनी फिल्म 21 का विशेष प्रदर्शन कराया। इस आयोजन में मुरादाबाद मंडलायुक्त, बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, MLC जयपाल सिंह, काफ़ी लोग मौजूद रहे। नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को याद करना और युवा पीढ़ी को देश सेवा के प्रति प्रेरित करना रहा। फिल्म 21 शहीद अरुण खेतपाल के साहस और कर्तव्य और वीरता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। आज नगर निगम के द्वारा सभी को दिखाई गई है मुरादाबाद में। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, युवाओं को प्रेरणादायक है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हिस्टोरिकल जो यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं मुरादाबाद में, उनमें क्षेत्रपाल द्वार भी बनाया गया है। ये भी मुझे जानकारी अभी आजकल में हुई और इस मूवी को देखकर ये लगा कि देश के लिए मरने मिटने का जज्बा युवाओं में आएगा। और बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा नगरायुक्त मुरादाबाद को कि उन्होंने सबको, इस मूवी से बहुत सारे लोग अज्ञान थे, मैं भी अनजान था,
और भाई क्षेत्रपाल का जो द्वार बना उससे भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मूवी को देखने के बाद क्षेत्रपाल द्वार की अहमियत और हैसियत और राष्ट्रभक्ति समझ में आएगी। देखिए, ये जो 21 मूवी है, अरुण क्षेत्रपाल जो परमवीर चक्र विजेता थे उनके ऊपर है और एक गंभीर विषय को लेकर है, गंभीर मूवी है। ये हमारे यूथ को डिफेंस के और सभी लोगों को डिफेंस के जो सभी आर्गन्स हैं उनके प्रति थोड़ा संवेदनशील बनाएगी, यूथ को इसके प्रति आकर्षित करेगी। और हमारा जो मुरादाबाद में वार मेमोरियल बना हुआ है उसका उद्देश्य भी वही है, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करेगी। आज जो इसकी स्क्रीनिंग हमने देखी है 21 की, वो इसी संदर्भ में है कि एक तो मूवी होती है, आर्ट पीस होती है जिसको बनाया जाता है, और वैसे युद्ध के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, उसमें बहुत सारा ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन ये मूवी ऐसी है जिसको जो संवेदना के साथ बनाई गई है। मुरादाबाद के लिए यह मूवी एक प्रेरणास्पद, अनुकरण और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत सीख देने वाली मूवी है। नगर निगम द्वारा जो प्रयास किया गया है और इस प्रयास की पृष्ठभूमि में मुरादाबाद बुद्धि विहार के फेज 2 में जो वार मेमोरियल म्यूजियम बनाया जा रहा है उसके प्रवेश द्वार को अरुण क्षेत्रपाल जो सबसे कम आयु के परमवीर चक्र विजेता का पदक जिनको मिला उनके नाम से उस द्वार को बनाया गया है। तो नगर निगम के युवा नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी ने शायद ये विचार किया होगा कि जिनके नाम पर हम द्वार बना रहे हैं तो महानगर वासियों को और जो भी उधर से निकले उस द्वार पर दृष्टि डालें तो अरुण क्षेत्रपाल के जीवन के विषय में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में, देश के लिए कैसे वो बलिदान हुए 1971 के युद्ध में, उस विषय में सभी लोग अवगत हो सके। अमेठी में सड़क दुर्घटना में सड़क किनारे घायल पड़े लोगों को देख भीड़ के बीच सीएमओ ने रुककर अपनी दरियादिली दिखाई है। सीएमओ ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए खुद उठाकर अस्पताल भिजवाया। सीएमओ फुर्सतगंज सीएससी का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और रास्ते में सीएमओ ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए तुरंत वाहन रुकवाया और लोगों की मदद की। सीएमओ अंशुमान सिंह की इस पहल की स्थानीय लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओमिनी वैन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वो लोग घायल हो गए थे। प्रयागराज के बाल्डी गांव की रहने वाली अंजलि अपने ही गांव के रहने वाले राजकुमार से प्यार करती है। दोनों के बीच 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। लड़की कक्षा 12 की छात्र है जबकि युवक बीए का छात्र है। लड़का प्राइवेट नौकरी करता है। लड़की शादी की जिद पर अड़ी थी, लेकिन लड़के के घर वाले तैयार नहीं थे। लड़का यही बात बोलकर टाल रहा था। अंजलि उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। अंजलि को जब कोई रास्ता समझ नहीं आया तो गुरुवार दोपहर वह घर से निकली, गांव के 175 फीट ऊंचे हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गई। इसके बाद गांव वालों की भीड़ लग गई। लड़की के घर वाले भी मौके पर पहुंचे। शादी नहीं करने दोगे तो जान दे दूंगी, लड़की के घर वाले चीखते रहे, रोते रहे, लेकिन वह खंभे को पकड़कर बैठ गई। लड़की बार बार कहती रही, मैं राजकुमार से ही शादी करूंगी, नहीं तो जान दे दूंगी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने लड़के के घर वालों को सूचना देकर मौके पर बुलाया। जौनपुर के पिलखनी गांव में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक वस्तुएं, धार्मिक पुस्तक बरामद की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिए गए हैं। पिलखनी गांव के विपिन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को छापेमारी की। पुलिस ने एक घर में धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई लोग मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के कब्जे से धार्मिक पुस्तक, मसीह भजन माला, भजन संग्रह रजिस्टर और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। एसओ प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में धर्मेंद्र कुमार निवासी पिलखिनी और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जौनपुर में क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 75 लाख रुपए तक के 75 गुमशुदा हुए मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनके मोबाइल को वितरित कर दिया है। सीआईआर साइबर क्राइम थाना जौनपुर जिले के अलग अलग थाना इलाके से गुम हुए मोबाइल को बरामद किया गया है। वहीं अपना अपना मोबाइल पाने के बाद मोबाइल धारकों में भी खुशी की लहर है। बड़ी जो आपकी बात है उसमें बड़ा मुश्किल है इसे बताना। बहुत सारे लोग हैं उन्हें नहीं पता होता ये मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया। तो काफी लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया जबकि वो गुम हो जाता है। कई लोग सीधा ये बोलते हैं कि गुम हो गया जबकि चोरी हो गया। इसमें कोई क्लियर कट हमारा कोई आंकड़ा अभी नहीं है हमारे पास। हम उसको जब सीए या पोर्टल पे डालते हैं तो उसको गुमशुदगी की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर चोरी हो मोबाइल को तो हम सर्विलेंस का भी माध्यम यूज करते हैं और हम पूरे गैंग को बस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस पे हमारा कार्य चल भी रहा है। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा नव वर्ष के पहले दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। जब पुलिस टीम ने बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार ने मौके से तेजी से भागते हुए पुलिस पर फायर कर दिया। इसी दौरान पुलिस द्वारा संदिग्ध का पीछा करके उसको पकड़ लिया गया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध बाइक सवार गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान पुलिस ने गौरव पुत्र ऋषिपाल के रूप में की है, जो जनपद अमरोहा का रहने वाला है। आज थाना हाफिजपुर पुलिस बल के द्वारा रामपुर कट पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध प्रतीत हुई स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक तेजी से बढ़ाकर उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गौरव पुत्र ऋषिपाल निवासी नाईकापुरा गजरौला बताया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि ये अभियुक्त थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ से ही गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसपे 20,000 का इनाम घोषित था। इसके पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई लूट के मुकदमे हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर राज्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में बादल फटने जैसी असामान्य घटनाओं में वृद्धि हुई है, तापमान में बढ़ोतरी और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के संसाधन सीमित हैं और राज्य का 90% क्षेत्र पहाड़ी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें साइंटिफिक स्टडी करवाने की जरूरत है, लेकिन एक बात निश्चित है कि क्लाइमेट चेंज का असर हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे और पहाड़ी प्रदेशों में होगा और नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में होगा, पूरे भारतवर्ष में क्लाइमेट चेंज का असर होगा। क्योंकि हमने भी अपने जीवन काल में इतने वर्ष शिमला में रहे हैं और हम जानते हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट नहीं होते थे। अब जो क्लाउड बर्स्ट होने शुरू हुए हैं तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं 1 या आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये 2023-24 में आया और 25-26 में उससे भयंकर आपदा आई है और ये जितना नुकसान इस आपदा से हुआ है उस स्थिति से निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संसाधन सीमित है, हम 90% पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और हमारे पास एक इंडस्ट्रीज बद्दी में आई थी। बद्दी में जो इंडस्ट्री आई थी उससे भी हमें फाइनेंशियल नुकसान ये हुआ कि जीएसटी लगने के बाद से जहां से 3-4 हजार करोड़ रुपए में बैट और एक्साइज आता था, आज घटकर 150 करोड़ रुपया हो गया, क्योंकि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है, प्रोडक्शन स्टेट बेस्ड नहीं है।
तो हमें आर्थिक संसाधन को मजबूत करना है और इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना घर बताते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने रिसेंटली घोषणा भी की थी और साथ में एक जो इंपोर्ट ड्यूटी न्यूजीलैंड का एप्पल है इस पर भी आपको क्या उम्मीद? देखिए, एक तो हमें उनसे उम्मीद है कि 1500 करोड़ रुपया हमें मिलेगा जो घोषणा करके गए। दूसरा, हमारे हिमाचल प्रदेश की जो एप्पल इकॉनमी है उसमें जो अभी न्यूजीलैंड के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अगर उन्होंने एप्पल के आयात पर छूट दे दी तो उससे हिमाचल प्रदेश के एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमें नुकसान होगा। मैं इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र भी लिखूंगा। निश्चित रूप से चाहूंगा कि जो हमारे फल उत्पादक है, बागवान है, उनको नुकसान ना हो, इस दृष्टिकोण से कोई ना कोई ऐसी योजना लाई जाए ताकि हमारा जो सेब सीजन के समय मार्केट में जाए तो हमें उसका उचित मूल्य मिले। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।